हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ये हमारा एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मापने का कार्य करते हैं। ठीक है, हम इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का उपयोग अमीटर, वोल्टमीटर में करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग एमीटर, वोल्टमीटर में करंट या वोल्टेज को मेजर करने के लिए किया जाता है। इसको शॉर्ट में बोला जाता है PMMC इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल और PMMC इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो यदि हम इसकी डेफिनेशन देखें तो द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज परमानेंट मैग्नेट फॉर क्रिएटिंग द स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन विच ऑफ द कॉइल मूव्स इज नोन एज द परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में हम स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड बनाए रखने के लिए परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि जिसके बीच में कॉइल मूव करती है, कॉइल को रख के मूव कराया जाता है। ठीक है, इट ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल दैट द टॉर्क इज एक्साइटेड ऑन द मूविंग कॉइल प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का कार्य सिद्धांत कुछ इस प्रकार से आधारित होता है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखे कॉइल में से करंट गुजारते हैं, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है उसमें रखे कॉइल में से जब करंट गुजारते हैं तो उसमें एक टॉर्क पैदा हो जाता है या एक फोर्स उत्पन्न होता है जो हमारे पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो इसका ये कुछ आपका इसकी डेफिनेशन है। और यहाँ पर जैसे बताया गया कि द PMC इंस्ट्रूमेंट गिव्स द एक्यूरेट रिजल्ट फॉर DC मेजरमेंट। ठीक है, तो ये DC क्वांटिटी को मापने के लिए, डायरेक्ट करंट की क्वांटिटी को मापने के लिए एक्यूरेट होता है, एक्यूरेट रिजल्ट प्रदान करता है। ठीक है, तो चलिए हम परमानेंट मैग्नेट के डिफरेंट पार्ट्स को, जो हमारे मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको हम शॉर्ट में MC टाइप इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इसे आप MC टाइप मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं या PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी आप इसे कॉल कर सकते हैं। तो हम इसे के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि हमारे जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके कितने प्रकार के कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो हम इनके बारे में यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट इसमें इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ये बताया गया है, यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। परमानेंट मैग्नेट इसमें रेक्टेंगुलर कॉइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। रेक्टेंगुलर कॉइल होती है परमानेंट मैग्नेट। ये है आपका, ये जो दिख रहा है ये परमानेंट मैग्नेट होता है। यहाँ पर जो आपको ये दिख रही है, ये आपको दिख रही है चारों तरफ रेक्टेंगुलर कॉइल लगी होती है। चारों तरफ आपको इस तरह से रेक्टेंगुलर कॉइल लगी होती है, तो ये इस्तेमाल की जाती है। कंट्रोल स्प्रिंग इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक अपर स्प्रिंग एंड लोअर स्प्रिंग, तो ये यहाँ पर स्प्रिंग इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। एल्यूमिनियम सिलेंड्रिकल कोर इस्तेमाल किया जाता है। कोर आपको यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जिसके ऊपर ये कॉइल को लपेट दिया जाता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का कोर होता है जिसमें हम कॉइल को लपेटते हैं, जिसमें हम वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, पॉइंटर होता है जो कि डिफ्लेक्शन, जिसमें डिफ्लेक्शन पैदा होता है और ये स्केल पर रीडिंग को शो करता है कि कोई वैल्यू कितनी क्वांटिटी की मेजर की जा रही है। ठीक है, फिर इसमें पिवोट होता है, स्केल का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर ये डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है, और यहाँ पर डस्ट प्रूफ केस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके विभिन्न पार्ट्स हैं जो हमारे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं कि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में एक आयताकार एल्यूमिनियम फार्मर पर बनी कॉइल होती है, एक परमानेंट मैग्नेट होता है, एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है, एक स्केल का इस्तेमाल करते हैं, एक पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपके ज्वेल बियरिंग्स भी होती हैं। आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर दोनों एंड में, ऊपर और नीचे साइड में ज्वेल बियरिंग होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी आपकी ज्वेल बियरिंग
होती है। ठीक है, तो इस तरह से इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। स्पिंडल होता है आपका, ये स्पिंडल है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्पिंडल है। ठीक है, तो चलिए हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं। ये मैग्नेट के दो पोल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये एस पोल है और एक ये एन पोल है। नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है। इसके बीच में हम कॉइल को रखते हैं। कॉइल को रख के जब हम परमानेंट मैग्नेट में कॉइल को रखकर कॉइल को रोटेट करते हैं तो एक फोर्स पैदा हो जाता है जिसको हम यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहते हैं, और यही हमारे पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करने का काम करता है। ये पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करता है, इसको विक्षेपित करता है, जिससे हमारा पॉइंटर रीडिंग देता है। जो ये पॉइंटर का डिफ्लेक्शन है ये उसमें फ्लो होने वाली कॉइल में फ्लो होने वाली करंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे इसके विभिन्न पार्ट्स होते हैं। फिर से एक बार बता दूँ इसका कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर पिवोट ज्वेल बेयरिंग होती है, ये पिवोट एंड ज्वेल बेयरिंग यहाँ पर लगी होती है, जहाँ जिससे हमारा स्पिंडल फ्री स्टेट में रोटेट कर सके। ठीक है, यहाँ पर स्प्रिंग लगी होती है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। एक स्प्रिंग यहाँ पर लगी है और एक बॉटम साइड में स्प्रिंग लगी होती है। तो दो स्प्रिंग यहाँ पर, एक टॉप साइड में और एक बॉटम साइड में स्प्रिंग इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर स्प्रिंग के दो फंक्शन होते हैं। एक तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको क्या करता है कि कंट्रोलिंग प्रोवाइड करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, और दूसरा कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। और दूसरा जो है स्प्रिंग का फंक्शन ये होता है कि ये हमारे इंस्ट्रूमेंट को स्प्रिंग के माध्यम से करंट सप्लाई करने का काम करता है, करंट फ्लो करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ स्प्रिंग के दो फंक्शन हैं। ठीक है, फिर बैलेंस बेट होता है जो हमारे पॉइंटर को बैलेंस करने का काम करता है। ये बैलेंस बेट लगा हुआ है जो पॉइंटर को बैलेंस रखता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक कोर है, कोर दिखाई दे रहा, कोर या हम कह सकते हैं कि कॉइल और फॉर्मर यहाँ पर होता है। ठीक है, जिसके कोर होता है जिसके ऊपर हम वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पिवोट और ज्वेल बेयरिंग दिखाई दे रही है। फिर ये देखोगे आप, ये स्केल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये आपका एक कंप्लीट डायग्राम दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो हम इसको एक और डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कुछ डायग्राम इस प्रकार से होता है। इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में जो मैग्नेट इस्तेमाल किया जाता है ये कुछ यू शेप का होता है, या हम हिंदी में इसको बोलें तो ये घोड़े के नाल के आकार का होता है। जो ये आपको परमानेंट मैग्नेट इसमें इस्तेमाल किया जाता है ये घोड़े के नाल के आकार का होता है। ठीक है, या इसको आप बोल सकते हैं कि ये इसमें यूज किया जाने वाला जो परमानेंट मैग्नेट होता है ये यू शेप में होता है। यहाँ पर हम ये दो एन और एस पोल इस्तेमाल किए गए हैं। दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमने ये मैग्नेटिक पोल हैं, इनके बीच में हम यहाँ पर कॉइल को रख देते हैं, कॉइल जो कि फॉर्मर में लगी होती है। ठीक है, अब हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया। यहाँ पर एक सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कोर होता है वो सॉफ्ट आयरन होता है, जो अलग से मैंने यहाँ पर आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। ये सॉफ्ट आयरन का कोर होता है जिसके ऊपर फॉर्मर लगा होता है, और फॉर्मर के ऊपर हम वाइंडिंग कर देते हैं। इस तरह से फॉर्मर के ऊपर यहाँ पर वाइंडिंग कर दी गई है, कॉइल लपेट दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके जो हेयर स्प्रिंग है, हेयर स्प्रिंग जो कि कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने का काम करते हैं अपर साइड में और लोअर साइड में। तो हमने इसके अलग अलग जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर अलग अलग दिखा दिया। ये फॉर्मर है और ये सॉफ्ट आयरन है। सॉफ्ट आयरन के ऊपर फॉर्मर लगा होता है और फॉर्मर के ऊपर यहाँ पर हम वाइंडिंग कर देते हैं। ठीक है, जो ये फॉर्मर होता है ये रेक्टेंगुलर शेप में एल्यूमिनियम का जनरली इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये जो सॉफ्ट आयरन है ये यहाँ पर जो आप यहाँ पर जो एक पीस इस्तेमाल कर रहे हैं सॉफ्ट आयरन कोर होता है। ठीक है, ये आयरन का एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने स्केल इस्तेमाल किया है जैसे कि आपको विजिबल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर यूनिफॉर्म स्केल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पैदा होता है। तो चलिए हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात करें कि जो हमारा टॉर्क इक्वेशन है हम इसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें किस प्रकार से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पैदा होता है। तो हम सबसे पहले बात करें कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को रखकर उसमें करंट फ्लो करते हैं तो एक फोर्स पैदा हो जाता है जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, एफ। ठीक है, तो एफ इक्वल्स टू एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारा उसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड के जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन
जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उसका डेंसिटी, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं, उसमें फ्लो होने वाला करंट, और जो हमारा कंडक्टर है उसकी लंबाई, और कंडक्टर की संख्या n मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फ़ा। ठीक है, चलिए मैं फिर से एक बार इसको आपको लिखकर बता देता हूँ। जो फोर्स पैदा होता है वो क्या होता है, F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपको, फ्लक्स डेंसिटी, करंट, फिर लेंथ ऑफ कंडक्टर और साइन अल्फा। ठीक है, और इसमें कितने नंबर ऑफ टन्स हैं कंडक्टर के, इंटू n, इंटू नंबर ऑफ टन्स। तो ये उत्पन्न होने वाला फोर्स होता है जो कि हमारे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने से पैदा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर F इक्वल्स टू एन बी आई एल साइन अल्फा। हमको मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम फोर्स क्या होता है, हम साइन अल्फा की वैल्यू 90 ले लेते हैं। जब हमारा जो हमारा कॉइल है, जो हमने कॉइल रेक्टेंगुलर कॉइल का इस्तेमाल किया है, जब चुंबकीय बल रेखाओं से या फ्लक्स डेंसिटी से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर होता है, तो उस समय हमको अधिकतम फोर्स प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जब अल्फा की वैल्यू 90 ले लेंगे तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर हमको मैक्सिमम फोर्स मिलेगा एन बी आई इंटू एल। तो ये फोर्स का फॉर्मूला होता है जो हमको यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स प्राप्त होता है। ठीक है, हम यहाँ से मैक्सिमम फोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम देखेंगे, यहाँ पर हम बात कर रहे थे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की। टॉर्क इक्वेशन को हम यहाँ से जानेंगे। तो टॉर्क इक्वेशन को क्या होता है, टी डी। हम टॉर्क जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है हम उसको टी डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको एक बार अपन देखते हैं। द इक्वेशन फॉर द डेवलपमेंट टॉर्क ऑफ PMMC can be obtained from the basic law of electromagnetic torque. The deflecting torque is given by TD. ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्रोडक्शन का, तो कुछ इस प्रकार से जब हम मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी भी कॉइल को रखते हैं और इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि एक फोर्स पैदा होता है और वो फोर्स क्या है, टॉर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं एन बी आई इंटू ए। ठीक है, जहाँ पर एन क्या करता है, वेयर टी डी क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन न्यूटन मीटर, जो आपका बी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी एयर, ठीक है, वेबर पर स्क्वायर मीटर, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। फिर इसके बाद में ए क्या है, इफेक्टेड एरिया ऑफ कॉइल इन मीटर स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर बता रहा है। और ये ए आई क्या है, करंट इन मूविंग कॉइल एम्पियर। अब हम बात करें कि जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है एक्चुअल में किस पे डिपेंड करता है। तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है टी डी इज प्रोपोर्शनल टू आई, जो हमारा नंबर ऑफ टर्न्स, फ्लक्स डेंसिटी और एरिया ऑफ कंडक्टर एरिया क्या होता है कि ये कांस्टेंट होता है। तो हम यहाँ पर हम इन चीज़ों को कांस्टेंट ले लिए हैं। तो इस प्रकार से हमको जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो करंट पे डिपेंड करता है। मतलब करंट का मान जितना इंक्रीज करेंगे तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मान भी उतना ही इंक्रीज होगा और उतना ही हमारा पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा, उतनी वैल्यू को शो करेगा। यदि करंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी बढ़ेगा। यदि हम करंट की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो मतलब आप अधिक करंट को मेजर करोगे तो आपको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अधिक पैदा होगा, जिससे पॉइंटर अधिक वैल्यू को शो करेगा। यदि आप कम करंट को फ्लो करोगे, कम करंट को मेजर करोगे या सर्किट के साथ में लो करंट को फ्लो करोगे, तो उस केस में आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो कम करंट को, कम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पैदा करेगा, जिससे कम विक्षेप पैदा होगा और कम वैल्यू को हमको स्क्रीन पर शो करेगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको कंट्रोलिंग टॉर्क होता है। कंट्रोलिंग टॉर्क के इसके माध्यम से ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन जो हमारा नंबर ऑफ टर्न्स, फ्लक्स डेंसिटी और एरिया ऑफ कंडक्टर ये कांस्टेंट होते हैं, और जो हमारा आई होता है वो टी डी के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर करंट के बढ़ने पर हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मान भी बढ़ता है। ठीक है, तो
तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को कांस्टेंट ले लिया है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। हमने G इक्वल्स टू NB और A ले लिया है, तो इस प्रकार से आपको रिफ्लेक्टिंग टॉर्क यहाँ पर मिल गया है TD इक्वल्स टू GI, ठीक है, वेयर G इक्वल्स टू NBA, ये कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आगे हम देखेंगे द कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय द स्प्रिंग एंड इज प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर। अब हमने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात कर ली है, लेकिन हमको हमारे इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोलिंग टॉर्क भी काम करता है, जो पॉइंटर को कंट्रोल करने का काम करता है, जिससे हमारा पॉइंटर एक एक्यूरेट वैल्यू को दिखाए। और जैसे ही हम किसी भी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई के साथ में डिस्कनेक्ट करते हैं, सर्किट से अलग करते हैं, तो वो फिर से हमारे पॉइंटर को जीरो पोजीशन पे ला दे। तो इसके लिए एक कंट्रोलिंग टॉर्क वर्क करता है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है? TC कंट्रोलिंग टॉर्क TC इक्वल्स टू K फाई, ठीक है। T क्या है? कंट्रोलिंग टॉर्क होता है आपका, ये कंट्रोलिंग टॉर्क है। फिर इसके बाद में K क्या है आपका? स्प्रिंग कंट्रोल होता है। और जो फाई होता है या थीटा होता है, ये डिफ्लेक्शन एंगल होता है कि कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे पॉइंटर को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है वेयर कंट्रोलिंग टॉर्क TC, के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है जो न्यूटन मीटर पर रेडियन या न्यूटन मीटर पर डिग्री से इसको डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है। और जो हमारा थीटा होता है या फाई कह सकते हैं, ये एंगुलर डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। एंगुलर डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, कोणीय विक्षेपण कितना हो रहा है, उसको ये शो करता है, ठीक है। फिर फॉर द फाइनल स्टेडी स्टेट पोजीशन, फाइनल स्टेडी स्टेट पोजीशन या हम कह सकते हैं बैलेंसिंग कंडीशन, इन बैलेंसिंग कंडीशन, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है ये TC के इक्वल हो जाता है। तब उस कंडीशन में हमारा जो पॉइंटर है वो स्टेशनरी कंडीशन में, स्थिर अवस्था में आ जाता है, ठीक है। फाइनल वैल्यू को शो करता है। जब तक हमारा TC TD के इक्वल नहीं होगा, मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल नहीं होंगी, तब तक हमारा पॉइंटर मूव करता रहेगा। जैसे ये एक दूसरे से इक्वल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में पॉइंटर हमारे फाइनल वैल्यू को शो कर देता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप चीज़ों को देख सकते हैं। फिर देयरफॉर GI इक्वल्स टू के, वही बताया गया कि TD इक्वल्स टू TC, TD की वैल्यू है G इंटू आई, G इक्वल्स टू BIL, ठीक है। तो ये हमने कांस्टेंट जो कि ले लिया था NBI, ठीक है। तो यहाँ से आपको, और ये आपका कंट्रोलिंग टॉर्क है, ठीक है। इसके बाद में आप डिफ्लेक्शन एंगल निकाल सकते हैं कि कितना आएगा डिफ्लेक्शन एंगल, यहाँ से करंट की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे इसके एडवांटेजेस, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, तो आपको फाइनल यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन फोर्स, सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिफ्लेक्शन फोर्स की बात करूँ तो फाइनल आपको याद रखना कि जो आपको यहाँ पर डिफ्लेक्शन फोर्स पैदा होगा F इंटू D इज़ प्रोपोर्शनल टू I, इसको ध्यान में रखना। मतलब करंट का मान के बढ़ने के साथ साथ में डिफ्लेक्शन फोर्स का मान बढ़ेगा, और डिफ्लेक्शन फोर्स के मान के बढ़ने के साथ आपका पॉइंटर का डिफ्लेक्शन इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये करंट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए आगे हम एडवांटेज की बात करेंगे। तो द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ PMC इंस्ट्रूमेंट, एडवांटेजेस ऑफ PMC इंस्ट्रूमेंट, द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ द PMC इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो हम इसका पहला इसका एडवांटेज देखेंगे। द स्केल ऑफ द PMC इंस्ट्रूमेंट इज करेक्टली डिवाइडेड, मतलब इसमें बताया गया है कि जो हमारा PMC टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी स्केल एक यूनिफॉर्मली, एक रूप समरूप डिवाइडेड होती है, ठीक है। जो उसके स्केल के जो स्लॉट्स कटे होते हैं वो समरूप होते हैं, ठीक है। ये समरूप क्यों होते हैं? क्योंकि जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, जो डिफ्लेक्शन है, टॉर्क, डिफ्लेक्शन टॉर्क जो होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसकी स्केल यूनिफॉर्मली डिवाइडेड होती है, ठीक है, समरूप डिवाइडेड होती है, उसके स्लॉट्स समरूप डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर होगा। फिर द पावर कंजप्शन ऑफ द डिवाइस इज वेरी लो लेस, ठीक है। तो इसका पावर कंजप्शन भी काफ़ी लेस होता है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे द PMMC इंस्ट्रूमेंट हैव हाई एक्यूरेसी बिकॉज ऑफ हाई टॉर्क वेट रेशियो, ठीक है। तो PMMC इंस्ट्रूमेंट जो होता है ये काफ़ी एक्यूरेट होते हैं, बहुत एक्यूरेट वैल्यू को शो करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका टॉर्क वेट रेशियो काफ़ी हाई होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो PMMC इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो काफ़ी एक्यूरेट रीडिंग को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। फिर इसके बाद में फोर्थ देखिए आप, द सिंगल डिवाइस मेजर
द डिफरेंट रेंज ऑफ वोल्ट मीटर एंड करेंट। इस सिंगल डिवाइस के माध्यम से हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के रेंज में वोल्टेज और करंट को मेजर कर सकते हैं, जिसमें हम मल्टीप्लायर और शंट का इस्तेमाल करके हम इनके रेंज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मतलब विभिन्न रेंज के इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, करंट या वोल्टेज को मेजर करने का काम हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस, किसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, इसकी क्या लिमिटेशंस है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, इसका पहला डिसएडवांटेज क्या है, द पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट आर ओनली यूज्ड फॉर डायरेक्ट करंट। तो इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है कि यदि आपको कहीं पर अल्टरनेटिंग करंट मेजर करना है तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसका उपयोग पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट का उपयोग डायरेक्ट करंट को मेजर करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करेंगे, अच्छा फिर इसके आगे है कि द अल्टरनेटिंग करंट वेरीज विद द टाइम। हाँ, क्यों नहीं कर सकते ये बताया गया इसमें कि द अल्टरनेटिंग करंट वेरीज विद द टाइम, टाइम के साथ में ये रैपिडली वेरी करता है। ठीक है, जिसके कारण इसके टॉर्क में भी वेरी होगा। टॉर्क में वेरिएशन से हमारा पॉइंटर भी काफ़ी तेज़ी से मतलब वेरी करेगा, तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। मतलब इसमें क्या है कि बार बार जो हमारे टार्क में डिफ्लेक्ट मतलब जो वेरिएशन है वो ज़्यादा होगा, कम ज़्यादा होगा, जिससे हमारा जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, एक ही डायरेक्शन, एक ही जगह पे वाइब्रेट ऑक्सीलेट करता रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर एसी में इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, ये डीसी के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे सेकेंड, द कॉस्ट ऑफ द पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इज मच हाई एज कम्पेयर टू मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की अपेक्षा काफ़ी ये महंगा भी होता है। ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा सा ये मतलब एक इसका डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, इसका इस्तेमाल हम एसी मेजरमेंट के लिए करते हैं, इसका उपयोग हम डीसी को मापने के लिए करते हैं। एसी को नापने के लिए हम इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें एसी से जैसे अप्लाई करते हैं तो एसी में क्या होता है कि जो हमारा पॉइंटर है वो एक ही स्थान पर वाइब्रेशन करने लगता है, डिफ्लेक्शन फिर वो नहीं दे पाता, क्योंकि बार बार उसके टॉर्क में वेरिएशन पैदा होता है, बहुत तेज़ी से टॉर्क इंक्रीज करता है, बहुत तेज़ी से फॉल करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।